अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सैटरडे टेस्ट जो कि एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, प्री मेडिकल टेस्ट नंबर 1, उसके फ़िज़िक्स पोर्शन की डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 से है फ़िज़िक्स के। फर्स्ट MCQ है 123, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 kg हैविंग मोमेंटम 4 न्यूटन सेकेंड इज़। अगर एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और उसका मोमेंटम 4 न्यूटन सेकेंड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन इस्तेमाल करना है, p² डिवाइडेड बाय 2m वाला। मोमेंटम गिवन है 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। और आपके पास मास कितना गिवन है, 2 kg का, तो 2 2 4, 16/4 से आएगा 4। सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी होगी, वो 4 जूल के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 124, 2 masses of 2 kg and 4 kg during motion gains same momentum। मासेस डिफरेंट है लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या है, वो सेम है। रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, तो याद रखिए सेम मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी और मासेस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स, सेम मोमेंटम पे, जिसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1, ठीक है। m1 आपके पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, m1 की वैल्यू गिवन है आपके पास 2 kg और m2 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, वो है 4 kg, ठीक है। तो दोनों का रेशो क्या आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 125 है, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर अकर्स बिटवीन 2 masses m1 and m2 व्हेन बोथ masses आर रिलेटेड एज m1 is greater than m2, m1 is less than m2, m1 is equal to m2। याद रखिए आपने इलास्टिक कोलिजन के हिडन कोलिजन के जो आपने 4 केसेस पढ़े थे, उनमें से पहले 2 केसेस में हम कहते हैं कि हमारे पास, बल्कि दूसरा केस है कि जब आपके पास टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो और इंसिडेंट बॉडी जाके टकराती है, तो अगर दोनों का मास सेम है तो टकराने के बाद जो इंसिडेंट बॉडी थी, अगर इसकी वेलोसिटी आपके पास v है और इसकी वेलोसिटी v1 आपके पास v है और इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0 है, तो जब ये टकरा जाएंगे, टकराने के बाद आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है जो मोशन में थी उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, या v1 प्राइम इसे कह दे, वो 0 हो जाएगी। जबकि इसकी जो वेलोसिटी है दूसरी बॉडी की, वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो v हो जाएगी। मतलब इसने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको क्या की, ट्रांसफ़र की। तो ये मैक्सिमम ट्रांसफ़र या पूरी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है तब पॉसिबल है जब आइडेंटिकल मासेस हो, एक जैसे मासेस हो, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर 2 आइडेंटिकल मासेस हो, एक बॉडी रेस्ट में है दूसरी मोशन में है, इंसिडेंट बॉडी मोशन में है, टारगेट रेस्ट में, इंसिडेंट बॉडी ने पूरी एनर्जी टारगेट को दे दी क्योंकि ये खुद रेस्ट में आया है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गई, m2 को मिल गई, वो मोशन में जाने लगी। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 126 है, बाय डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच क्वांटिटी बिकम्स डबल। मोमेंटम के फार्मूले में p इक्वल टू mv है, तो वेलोसिटी डबल करने से मोमेंटम डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मोमेंटम वाला, ठीक है। 126 में 127 है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0 बाय। हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हो, उन फोर्सेस पे अगर आप वर्क डन करते लॉन्ग द क्लोज पाथ तो वर्क डन हमेशा के लिए 0 होता है। इन तमाम फोर्सेस में से डी जो ऑप्शन है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ 0 हो सकता है, वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ 0 हो सकता है, और वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 128 है, range of projectile projected at 30 degrees are the range of that projectile at 60 degree will be। याद रखिए हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर 2 एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इनको कहा जाता है, ऐसे 2 एंगल्स के लिए अगर सेम स्पीड से थ्रो की गई हो तो दोनों के लिए रेंज कवर्ड क्या होगा, वो सेम होगा। तो जितना रेंज 30 के लिए होगा उतना रेंज आपके पास 60 के लिए, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो आर, अगर 30 पे आर रेंज कवर होता है तो 60 पे भी आर कवर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर आप 20 डिग्री लेते हैं तो उसके लिए 70 पे रेंज सेम होगा। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन h इज इक्वल टू r/4 एट एन एंगल ऑफ। याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज 4 टाइम्स ऑफ h के बराबर तब होता है अगर आपके पास एंगल जो है वो कितना हो, 45 डिग्री हो। 45 डिग्री पे ये आपके पास रिलेशन होता है, जिसको आप लिख सकते हैं
H इज़ इक्वल टू R/4, ठीक है। तो ये किस एंगल पे पॉसिबल है? B एंगल पे 45 डिग्री पे पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर B इसमें करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी एट समिट फॉर 60 डिग्री इज़ डैश काइनेटिक एनर्जी 845। काइनेटिक एनर्जी 60 डिग्री पे समिट पॉइंट पे ज़्यादा होगी या 45 पे ज़्यादा होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है ग्राउंड से, तो ये समिट पे जब पहुंचता है तो समिट पॉइंट पे फ़र्ज़ कर इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या थी? E0 थी। तो समिट पे इसकी जो काइनेटिक वो क्या होगी? S फॉर समिट। तो समिट के लिए इजी फार्मूला है E0 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर इस फार्मूले में मैं एंगल को 45 पुट कर दूँ तो याद रखिए cos 45 डिग्री अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो इससे आंसर आएगा 1 और √2 का होल स्क्वायर, जिससे E0/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करते हैं कौन सी? 60 डिग्री का, तो cos 60 असल में इक्वल होती है किसके? 1/2 के। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E/4 बन जाएगा। तो E/2 इज़ ग्रेटर देन E/4। तो आप कह सकते हैं कि 60 डिग्री पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 45 डिग्री के मुकाबले में लेस होगी, कम होगी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 131 है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन VT ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखिए स्पीड टाइम गुजर लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड या जीरो एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए गिवन है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। 132 है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन 5 सेकंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। एक पार्टिकल है जो कि एक सेमी सर्कल में मूव करती है, यहाँ से लेकर इस तरह ये सेमी सर्कल आपके पास बन गया, ठीक है। ये उस सर्कल का रेडियस है। कहते हैं कि इसका रेडियस जो है वो किसके बराबर है? 5 मीटर का। तो एवरेज वेलोसिटी आप तब मालूम कर सकते हैं अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से क्या करें? डिवाइड करें। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास ये बनता है, डायमीटर बनता है, जो कि किसके बराबर होगा? 5 मीटर इंटू 5 से क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। और टाइम आपके पास कितना गिवन है? 5 सेकंड का। तो अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे तो यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आपको गिवन है, ठीक है। 133 में है कि आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो मालूम करना है फॉर अ कर्व पाथ। एक कर्व पाथ के अलांग याद रखिए अगर स्ट्रेट पाथ हो तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस कवर होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन अलांग द कर्व पाथ हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड हमेशा के लिए डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस से कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशो आपसे पूछा गया है, सो दैट विल बी लेस देन 1। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स। याद रखिए किसी बॉडी की जो इनर्शिया होती है वो उसके मास पे डिपेंड करती है। जितना उस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी बिना पे एक बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है। तो ये मास पे डिपेंड करती है। ये इनर्शिया याद रखिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मास पे इसकी डिपेंडेंसी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। 135 की तरफ आते हैं। 135 में इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, ठीक है। 135 है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kg फॉर 5 सेकेंड्स, चेंज इन मोमेंटम। आपके पास अगर फोर्स गिवन है 5 न्यूटन का और टाइम आपके पास गिवन है कितना? टाइम आपके पास कितना? 5 सेकंड्स का गिवन है, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू del P बाई del T होता है, या del P विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है? 5, टाइम क्या है? 5, 25 न्यूटन सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 136 की तरफ आते हैं। विच ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखिए जब एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक फ्री फॉल मोशन है, इस वजह से जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट है। आपने ये भी पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आता। वजह क्या है?
प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करती, जिससे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो वी एक्स कांस्टेंट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, वी वाई में चेंज आता है, लेकिन चूंकि जी कांस्टेंट है तो वी वाई में जो चेंज होगा वो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस जो ऑप्शन डी है वी वाई चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली, ये इनकरेक्ट है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 137 है 137 two identical masses moving with velocity v1 is equal to 4v2 their momentum are related is। अच्छा, अगर दो बॉडीज़ की वेलोसिटी गिवन है v1 is equal to 4v2, इसका मतलब है कि v1 की वेलोसिटी v2 के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, तो इनका रेशो किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, सेम मास पे आइडेंटिकल मासेस के लिए मोमेंटम और वेलोसिटी का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो p1 p2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2 हो जाएगा। v1 v2 का रेशो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा? 4:1 आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा यहाँ पे अगर 4 है, 4:1 है, ठीक है, तो आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? p1 इज इक्वल टू 4p2। अगर v1 की वेलोसिटी v2 से 4 गुना ज़्यादा है तो मोमेंटम भी v2 से 4 गुना ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 138 है a 2 kg मास इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। मास और वेलोसिटी गिवन है, आपसे मोमेंटम और काइनेटिक दोनों पूछ रहे हैं। मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी मालूम तो हाफ mv स्क्वायर है, तो हाफ मास 2 है, वेलोसिटी 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। तो इससे 16 आंसर आया, ठीक है, जाउल। तो 8 न्यूटन और 16 जाउल जो है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी से आपको मिलता है। 139 है टू आइडेंटिकल मासेस हैविंग मोमेंटा 1p एंड 2p देयर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, अगर मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, p स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 आपके पास क्या हो जाएगा? ये p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर हो जाएगा। p1 आपके पास 1p के बराबर, p2 आपके पास 2p के बराबर है। दोनों का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 4p स्क्वायर आ जाएगा, आपस में ये कैंसिल। तो 1/4 आपके पास 1:4 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट आता है, ठीक है। 140 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम डायरेक्शन ऑलवेज। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बताती है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स की ही डायरेक्शन में हमेशा के लिए क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो बाकी ऑप्शन के मुकाबले में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा के लिए सेम डायरेक्शन में होंगे, बाकी के डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। 141 की तरफ आते हैं। 141 ये भी इलास्टिक कोलिजन से ही रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आइडेंटिकल मासेस आपस में टकराते हैं। A snooker ball moving with velocity v collides head on with another snooker ball of the same mass at rest, ठीक है। अब ये आइडेंटिकल केसेस है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 है आपके पास, जिसमें एक बॉल वेलोसिटी v के साथ जा रहा है जबकि दूसरा रेस्ट में है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्नूकर बॉल। आपने पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिकल मासेस जब आपस में कोलाइड करते तो उनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी v थी, टारगेट की 0 थी, टकराने के बाद टारगेट की v हो जाएगी, इंसिडेंट 0 हो जाएगी। आपसे टारगेट का पूछा गया है तो वेलोसिटी सी ऑप्शन में v, आपके पास वेलोसिटी v आएगी, ठीक है। 142 है अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स द हाइट ऑफ द टावर इज। अगर आपने टावर का हाइट मालूम करना है, जिससे ये एक टावर है, ठीक है, और इस टावर से एक स्टोन गिरा है नीचे, हाइट आपने मालूम करनी है। यहाँ से जब ये फॉल करेगा तो याद रखिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो फार्मूला है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि इनिशियल 0 तो टर्म 0 हो जाएगा। s की जगह मैं h लिखता हूँ, हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। हाफ g की वैल्यू है अगर 10 और t हम ले ले 4 सेकेंड, तो 4 4 16 बनता है, 2 8 16, 8 10 80। तो हाइट कितना होगा बेटा इस आपके पास ये जो टावर है इसका हाइट 80 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 143 है
A stone of mass 0.05 kg is thrown vertically upward, ठीक है. What is the direction and magnitude of the net force on the stone during its upward motion? याद रखिए जब आपने स्टोन को ऊपर फेंक दिया तो इस पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इस मास के वेट के बराबर, इस बॉडी के वेट के बराबर. तो एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर. आपके पास मास है 0.05, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 न्यूटन इसका आंसर आएगा. चूँकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये डाउनवर्ड आएगा बस. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.4 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. 144 है. टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंस. अच्छा, आपके पास बेटा याद रखिए जब दो बॉडीज़ को ऊपर से गिराया जाए तो इनिशियल हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे. तो आपके पास यही इक्वेशन आएगा, H इज़ इक्वल टू हाफ GT² वाला रिलेशन आएगा. ठीक है. अब पहली बॉडी का हाइट कितना है, A है, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, A हो जाएगा. दूसरी बॉडी का हाइट क्या है, B है, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा. T और A के दरमियान रिलेशन क्या है, T² इज़ प्रोपोर्शनल टू A या हाइट. अगर मैं T का रिलेशन लूँगा तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट A आ जाएगा. इस तरह लिख सकता हूँ इसको. ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ले दोनों साइड्स का. तो मतलब TA और TB का अगर आप रिलेशन लेना चाहते हैं तो चूँकि डायरेक्ट रिलेशन लेकिन स्क्वायर रूट के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाय अंडर रूट A डिवाइड बाय अंडर रूट B. क्योंकि हाइट के ऊपर स्क्वायर रूट है. हाइट किससे रिप्रेजेंट हुआ है, A से, और दूसरा B से. तो टाइम का रेशो अंडर रूट A डिवाइड बाय अंडर रूट B होगा. अंडर रूट A अंडर रूट B आपके पास रेशो बनेगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C इसमें आएगा. ठीक है. 145 की तरफ आते हैं. टू बॉडीज ऑफ मास 2m एंड m हैव देयर काइनेटिक एनर्जी रेशो 8:1. देयर रेशो ऑफ मोमेंटा इज. अब यहाँ पे आपने मोमेंटम की वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है. मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ जो रिलेशन बनता है आपने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी E जो है वो p²/2m के बराबर है, या p² इज इक्वल टू E × 2m के बराबर है. अगर p मालूम करें तो अंडर द रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ये E2 वाला है. अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन ये है कि पहली बॉडी की फ़र्ज़ करें मोमेंटम A की बात करें, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, वो 2m है. कितना है, 2m है. और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 8. कितनी है, 8. तो अगर आप इन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 32 आएगा. अगर आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आएगा 4 अंडर द रूट 2. 16 2 32 बंदे, 16 का स्क्वायर रूट लेके 4 और 2 अंदर रह जाएगा, 2m अंदर रह जाएगा. ये आपके पास क्या है, P1 है. P2 आपके पास क्या था, P2 आपके पास उसकी एनर्जी m ही थी, मास m ही था, एनर्जी आपके पास 1 ही है. तो वही ये रिलेशन आपके पास आएगा. एनर्जी किसके बराबर है, 1 के बराबर है. तो एनर्जी की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2m. ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा. अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हैं तो उसका रेशो 4 अंडर रूट 2m बनता है. ये P1 4 अंडर रूट 2m है और ये क्या है, अंडर रूट 2m. ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल. तो द रेशो इज़ 4:1. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C हेयर, 4:1 आपके पास आएगा. ठीक है. 146 है. इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्यूट द वर्क डन इज. याद रखिए एक्यूट एंगल से मुराद एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. 0 और 90 के दरमियान में वर्क डन आपके पास हमेशा के लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा. क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है. 147 फ्रिक्शन डज, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हमेशा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. 148 अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी स्टोन किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल में इंक्रीज़ आएगा, हाइट गेन करेगा. लेकिन चूंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी में डिक्रीज़ आएगा डिक्सेलरेशन की वजह से, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल. तो इस वजह से हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी भी फिर क्या होगी, 0 होगी.
तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 149 है द ग्रेविटी डज नो वर्क इफ बॉडी मूव्स। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मोशन करती है तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल हमेशा के लिए किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एंगल आपके पास क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एंगल आपके पास क्या बनेगा 90, और cos 90 की सूरत में वर्क डन की वैल्यू हमेशा के लिए क्या होती है, वो 0 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, हॉरिजॉन्टली मूव करे तब। 150 है 10 डाइन इज इक्वल टू, डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स। 1 डाइन आपको पता है 1 डाइन का न्यूटन के साथ 10 - 5 न्यूटन रिलेशन है। अगर आप 10 डाइन की बात करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई करें साथ में, तो यू विल गेट 10 - 4 न्यूटन। 10 डाइन 10 - 4 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 5 किलोवाट इज इक्वल टू किलोवाट। किलोवाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। 5 किलोवाट किसके बराबर होगा, 5 किलो। 5 और किलो है तो 1000, तो 5000 आ जाएगा। अच्छा 5 किलोवाट, तो 5 किलो की जगह 1000 और वाट बराबर है जाउल पर सेकंड, मतलब 5000 जाउल पर सेकंड जो आपके पास होगा, दैट विल रिप्रेजेंट 5 किलो वाट आपके पास। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 152 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो वाट आवर इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जाउल अर्ग ये तमाम एनर्जी के यूनिट है। किलो वाट इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, प्रैक्टिकल यूनिट है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 153 इफ आर इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ बॉडी देन ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड विल बी। रेंज मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज किस पे होता है, एंगल इज 45 जिस पे रेंज मैक्सिमम होता है, और 45 डिग्री भी अगर रेंज मैक्सिमम है तो आर और हाइट का रिलेशन ये बनता है, आर इज इक्वल टू 4h बनता है। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है और 45 डिग्री पे आर और एच के दरमियान रिलेशन आर इज इक्वल टू 4h बनता है। अगर आपने हाइट मालूम करनी है तो ये बन जाएगा r/4 के इक्वल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज r/4। ठीक है, द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या स्लोप जो है वो हमेशा के लिए एक्सेलरेशन के बराबर हो। किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ वी-टी ग्राफ दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के बराबर आपके पास होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन मोमेंटम इज। आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट 0 हो, फोर्स लगेगा तो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आएगा, जब फोर्स नहीं लगता तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। आप लिखते हैं इज इक्वल टू del p/del t। del p किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू टाइम। आइसोलेटेड के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन मोमेंटम 0 होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, या टोटल मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आप लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर है, ये भी करेक्ट है। आप लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिस्टम आइसोलेटेड है, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास 0 के बराबर होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर डी है। 156 है इफ अ बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू हाइट ऑफ 1.5 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। याद रखिए, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो लॉस इन पोटेंशियल जो है वो गेन इन काइनेटिक के बराबर होगा। गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल mgh के बराबर है, जिसको मैं w इंटू एच लिख सकता हूँ। वेट गिवन है बॉडी का 10 न्यूटन, हाइट कितना गिवन है 1.5 गिवन है। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा नीचे 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 15 जाउल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 157 है 10 जाउल ऑफ वर्क ऑन अ बॉडी रिप्रेजेंट्स। 1 जाउल वर्डन जो होता है वो आपके पास रिप्रेजेंट होता है किससे, 1 जाउल ऑफ वर्क आपके पास रिप्रेजेंट होगा 1 न्यूटन और 1 मीटर से, 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। ठीक है, तो आपके पास 157 में अगर 10 जाउल कहा जाए तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लग जाए और वो 1 मीटर का फासला कवर करे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 जाउल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है, ये 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है, डिवाइड नहीं, ये 1 मीटर है,
इंटू 1 मीटर है, 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ये करेक्शन करनी है, ठीक है। 158 है, व्हेन अ बॉडी इज स्पीडिंग अप द वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी। याद रखिए हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, ठीक है। अगर बॉडी स्पीड अप होती है इट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे वर्क डन होता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। या तो वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर बॉडी डीएक्सेलरेट कर रही है तो इट मीन्स कि फाइनल कम है, वर्डन आपके पास नेगेटिव होगा। अगर बॉडी स्पीडिंग अप हो रही है तो आपके पास वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो वर्डन ज़ीरो होगा, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है क्योंकि स्पीडिंग अप की बात हो गई है। 159 है, मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। न्यूटन सेकंड लॉ आप तो एक तो रिप्रेजेंट करें F = ma से है, और दूसरा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स का मोमेंटम के साथ भी रिलेशन है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 160 है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन अ मास ऑफ 0.5 kg। याद रखिए यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल होगा। आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, फोर्स और मास आपके पास गिवन है। फोर्स कितना गिवन है आपको, फोर्स गिवन है 2 न्यूटन का, और आपके मास कितना गिवन है 0.5 kg का। तो 2 और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 5 रह जाएगा न्यूटन पर kg। 5 2 = 10, सो 4 न्यूटन पर kg या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 161 है, विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है उनके बारे में पूछा गया है। बोथ फोर्सेस हमेशा के लिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगती है। याद रखिए न्यूट्रलाइजेशन तब होती है अगर आपके पास किसी बॉडी पे कम से कम 2 या इससे ज़्यादा फोर्सेस जितनी भी लग रही हो उनका नेट इफेक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन 2 बॉडीज़ पे एक फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स लगे, और ये आपस में बैलेंस कभी नहीं होते क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 162, मैकेनिकल पावर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय F.V। बिल्कुल ये मैकेनिकल पावर का रिलेशन है, W/T भी है, mgh भी है। F.S जो है ये आपके पास आंसर नहीं आ सकता। W/T को आप F.S/T लिख सकते हैं जो कि F.V बन जाएगा, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। या वर्क को अगर आप इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करें ये फॉर्म भी करेक्ट है, लेकिन F.S जो है वो वर्क के लिए आता है, ये ऑप्शन गलत है। 163, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज टोटल मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑल डी ऑप्शन करेक्ट है। 164, ड्यूरिंग मोशन इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर द बॉडी इज। अगर किसी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है ये डीएक्सेलरेट करेगी क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जिस तरह ब्रेकिंग सिस्टम के नतीजे में आप ब्रेक लगाते फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो जब भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बॉडी डीएक्सेलरेट करेगी, स्लो डाउन होगी। हाँ, अगर कभी सेम डायरेक्शन में हुई तो फिर आपके पास क्या होगा, बॉडी विल बी स्पीडिंग अप। और अगर परपेंडिकुलर हुई तो सर्कल का केस बन जाएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करेगी, ठीक है। 165 है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 kg बॉल विद रिस्पेक्ट टू 5 kg बॉल। ठीक है, 2 बॉल है, दोनों का मास डिफरेंट है, एक 10 kg का है और दूसरा 5 kg का। दोनों की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क होगा, बिल्कुल होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते, अगर आप रिलेशन देखें, U = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R, ये M पे डिपेंडेंट है। तो 10 kg का मास 5 के मुकाबले में डबल है तो एनर्जी भी क्या होगी, डबल होगी, ट्वाइस होगी, क्योंकि U का M के साथ डायरेक्टली अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
166 या फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स क्या होगा? तो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम का जो रिलेशन है वो आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स कितना है 10 न्यूटन और टाइम कितना है 0.1, ये पॉइंट हटेगा 10 नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड। आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 167 which of the following pairs of physical quantities have same units? work power, work impulse, force momentum, impulse and momentum, impulse and momentum both will have same unit, ठीक है। 168 है same work is done by two agents, two bodies A and B in time T is equal to 2 TB, ratio of their power। याद रखिए जब आपके पास वर्क सेम हो तो पावर और टाइम के दरमियान में जो रिलेशन बनता है वो इनवर्स बनता है अगर आपके पास पावर क्या हो सेम हो। तो अगर आप इनका रेशियो लेते हैं दो बॉडीज़ का ए और बी का, फ़र्ज़ करें एजेंट ए और बी का, तो इन का टाइम के पास क्या होगा इनवर्स है तो ये टी बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा टी ए हो जाएगा। टी ए कितना गिवन है आपको 2 TB के बराबर गिवन है तो इसकी जगह लिखिए 2 TB तो 1/2 आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1:2 आएगा। 169 है अ बॉडी मूव्स 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर रिस्पेक्टिवली। अगर कोई बॉडी जाती है पहले ईस्ट की तरफ फिर नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कितनी 4 मीटर, फर्ज करें 3 मीटर है, और नॉर्थ की तरफ जाती है कितने 4 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी बेटा तो आप इस तरह, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, हाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी से है तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये D1 है तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। D इज इक्वल टू D1 अगर ये है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 + 16 से आएगा 25, द आंसर इज 5। डिस्प्लेसमेंट 5 है, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है, स्केलर के केस में 3 मीटर 4 मीटर आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 4 से क्या आएगा 7 आएगा, हमेशा के लिए क्या आएगा 7, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 मीटर एंड 7 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 170 A person covers 11 kilometers in 60 minutes and next 22 kilometers in 60 minutes. What will be the average speed? Average speed का फार्मूला क्या है? Total distance covered divided by total time. पहले 11 किलोमीटर कवर हुआ था, उसके बाद 22 किलोमीटर कवर हुआ है। पहले टाइम कितना था 60 मिनट, फिर 60 मिनट, तो टोटल 2 आवर्स हो गए आपके पास। तो 33 किलोमीटर को अगर आप 2 आवर से डिवाइड करते हैं, द आंसर इज 16.5 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 171 की तरफ आते हैं। 171 में डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, याद रखिए फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट गिव्स अस पावर, ये पावर के बराबर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 172 है बॉडी ए कोलाइड्स विद बॉडी बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन, विच ऑप्शन इज रॉन्ग? ए कम्स टू रेस्ट, बी स्टार्ट्स मोशन, both start motion in same direction, both start motion in opposite direction, D both comes to rest। अगर एक बॉडी मोशन में थी और दूसरी रेस्ट में है तो आपने पढ़ा है कोलिजन के दौरान मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास है, लेकिन अगर आप कहें कि दोनों रेस्ट में है तो आपने फाइनल क्या किया 0 किया। ये ऑप्शन जो है ये इम्पॉसिबल है, बाकी तमाम ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आइडेंटिकल मासेस हो तो जो टकराया, जो मोशन में था वो रेस्ट में आ सकता है और जो रेस्ट में था वो मोशन में हो सकता है, और मासेस डिफरेंट हो तो टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में भी मोशन कर सकते हैं, अपोजिट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन था वो गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। कोलिजन कहता है कि आपके पास दोनों बॉडीज रेस्ट में आ जाए, दोनों को या किसी एक को मोशन करना चाहिए सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। 173 है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर केप्ट एट हाइट h एंड 1.5 h रिस्पेक्टिवली अबव द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू बी। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करती है। अगर बॉडी ए की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, उसका रेशियो लेंगे किससे, बॉडी बी के साथ, तो ये आपके पास क्या होगा HA/HB के बराबर होगा। हाइट का रेशियो डायरेक्ट रिलेशन है, HA गिवन है H के बराबर, HB गिवन है 1.5 H।
तो अगर ये आपस में कैंसिल तो 1 डिवाइड बाई 1.5 आएगा, पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो 10/15 से 2/3 आपके पास आएगा। तो द रेशो विल बी इक्वल 2:3। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपके पास, ठीक है। 174 है, आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज। अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाती है, इस पे वर्डन होता है, तो ये वर्डन हमेशा के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और आपको पता है कि फील्ड से बाहर मीन इन्फिनिटी पॉइंट पे, और इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। 75 है, द मास ऑफ द बॉडी ए इज ट्वाइस टू दैट ऑफ बी एंड स्पीड इज हाफ टू दैट ऑफ बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इज। हमारे पास बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पहले लिखूँ है 1/2 mv²। बॉडी ए के बारे में ये कहते हैं कि इसका जो मास है बॉडी ए का, वो बी के मुकाबले में अगर डबल किया जाए और स्पीड या वेलोसिटी को हाफ किया जाए, क्या किया जाए, हाफ किया जाए। सो व्हाट विल बी द रेशो, पहले इसकी वैल्यू निकालें। ये 2 है आपके पास, डबल है, ठीक है, 2m, और ये हो जाएगा v²/4 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो mv²/4 ए की काइनेटिक एनर्जी है और 1/2 mv² बी की है। अगर दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो mv²/4 डिवाइड बाई mv²/2 से आंसर क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1:2। 176 है, लास्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटैक्ट फोर्स। हम पढ़ते हैं हमारे पास फोर्सेस कंटैक्ट भी होते हैं, नॉन कंटैक्ट भी है, ठीक है। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें बॉडी किसी को टच करे फिजिकली उसको कंटैक्ट फोर्स कहते हैं, और जिसमें विदाउट फिजिकल कंटैक्ट इंटरेक्शन हो उसको नॉन कंटैक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों की तीनों इनको कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। टेंशन जो है ये एक कंटैक्ट फोर्स है। जब आप किसी वायर के साथ किसी बॉल को, किसी मास को लटकाएंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये एक कंटैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपसे कंटैक्ट फोर्स पे वो ऑप्शन नंबर टी है। तो ये आज की डिस्कशन थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।